ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ट्रेन में, बस में, प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइन अक्सर लिखी दिखती है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सरकारी परीक्षा या सरकारी नौकरी की बात आती है तो देश की अलग अलग सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, इसी अटल वाक्य का अनुसरण करती हुई नजर आती हैं। अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती और आरओ के पेपर लीक हुए, परीक्षा रद्द हुई। राजस्थान में तो पिछली कांग्रेस सरकार जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा घिरी वो पेपर लीक ही था। बिहार में शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती, ये सब भी हीला हवाली या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही। इसी फहरिस्त में एक नाम और जोड़ लीजिए, आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती का। 8 साल पहले हुई 24,000 शिक्षक भर्ती को कोलकाता हाईकोर्ट ने आज रद्द कर दिया। वजह वही कि भर्ती में भ्रष्टाचार। आज इसी शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार पर और कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई करीब 24,000 शिक्षकों की भर्ती 22 अप्रैल को रद्द कर दी और इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार दिया। यानी 7-8 साल से काम कर रहे 24,000 शिक्षक अचानक बेरोजगार हो गए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि इन 7-8 साल में शिक्षकों को जो सैलरी मिली है वो भी उन्हें 4 हफ्ते में ब्याज सहित, जी हाँ, ब्याज सहित वापस करनी होगी। वसूली की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। हाई कोर्ट में जस्टिस देवांशु बसक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी WBSSC को नई नियुक्ति प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ एक शिक्षक कैंसर पीड़ित सीमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी लेकिन उनको जॉब नहीं मिला। आपका नाम बताएं, आपके साथ क्या हुआ? थोड़ा नाम मौसमी मंडल है। 11-12 का कैंडिडेट हूँ। जो 2019 साल में जो एग्जाम हुआ था वो उस साल से मैं 2016 साल से जो एग्जाम हुआ उस साल से 2019 जो रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उस साल से मेरा नाम वेटिंग में रख दिया था। हम भी ऐसे ही 2016 SLST का बैच हूँ। हम सारे के सारे सभी टीचर्स रिक्रूटमेंट के ही एग्जाम दिया था, बट हमने पैसा नहीं दे पाया, इसीलिए हम इम्पैनल नहीं हो पाया, वेटिंग में रखा गया है। जो 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख जो जितना दे सके उनका चाकरी बेच दिया। इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार आएगा, SSC। जैसा कि हमने बताया कि इसका संबंध केंद्र द्वारा ली जाने वाली SSC परीक्षा से नहीं है। यह है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन। इसके तहत होने वाली परीक्षाओं में ही गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सारा खेल शुरू हुआ 2014 में, जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी कि SLST का नोटिफिकेशन जारी हुआ। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई 2016 में जाकर के और तकरीबन 42,000 पदों के लिए 23 लाख के करीब लोगों ने आवेदन किया। 2016 में ही सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के 13,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना आ गई। अधिसूचनाओं के बाद एडमिट कार्ड से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक बांटने के काम शुरू हो गए। कुछ अभ्यर्थियों को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने भी शुरू किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दिक्कत यहां से शुरू हुई कि जब मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय हर अभ्यर्थी को उसका व्यक्तिगत स्कोर बता दिया गया। 2019 आते आते ये तमाम शिकायतें याचिकाओं की शक्ल लेने लगी और पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट। इस भर्ती के तहत 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। आरोप लगे कि भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस चली। एक अन्य याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ ऐसे लोगों को भी शिक्षक बना दिया गया जिन्होंने प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TET पास ही नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं ने मांग रखी कि SSC सभी सफल अभ्यर्थियों के नाम वाली पूरी मेरिट लिस्ट भी जारी करे। 28 मार्च 2019 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसका पालन SSC ने नहीं किया। तब एक और याचिका लगाकर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। नवंबर 2019 में न्यायालय ने SSC से एक हलफनामा मांगा। इसमें SSC को लिख कर देना था कि न्यायालय के आदेश का पालन किस तरह किया गया, अगर नहीं किया गया अगर आदेश का पालन तो इसका कारण क्या था। लेकिन इसके बाद पूरा देश कोविड की चपेट में आ गया और बात टल गई। अदालती कार्रवाई भी
थम सी गई। मार्च 2021 में एक और याचिका लगी, तब जाकर एसएससी हरकत में आया। उसने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों जारी कर दी जाएंगी। 2021 में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क में SLST 2016 के अभ्यर्थियों ने धरना देना शुरू किया। आरोप लगाया कि बहालियों में मेरिट का पालन नहीं किया गया। जब 6 महीने प्रदर्शन करके बात नहीं बनी तो दिसंबर 2021 में इन अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी हुई, लेकिन झड़प के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म नहीं किया। वो अपने धरने को ले गए कोलकाता के प्रसिद्ध मैदान में। करीब 1.5 साल तक सतत ये धरना चलता रहा। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के कई अफसर प्रदर्शनकारियों से मिलने भी पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, कोई इस मसले का हल नहीं निकला। फरवरी 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट देखी और कई सवाल उठाए। पूछा कि इंसान अली, जो कि सीरियल नंबर 144 पर थे, के लिए नियुक्ति की सिफारिश किस आधार पर की गई, जबकि इंसान अली से ज्यादा नंबर वाले और भी अभ्यर्थी थे जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली। कोर्ट ने तब एसएससी से कहा था कि 1 दिन में जवाब दीजिए। अगले दिन एसएससी ने कोर्ट के सामने कहा कि सीरियल नंबर 144 इंसान अली के लिए अनुशंसा गलती से कर दी गई। गलती से, ये सुनते ही कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई इस बात पर। इंसान अली की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और 3 महीने में पूरी तनख्वाह भी लौटाने को उस वक्त कोर्ट ने कहा था। यही नहीं, इंसान अली को यह अधिकार भी दिया गया था कि वो इस अवैध बहाली में नाम आने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर मुकदमा भी ठोक सकते हैं। फिर क्लास लगने की बारी आई एसएससी के अधिकारियों की। जब अधिकारियों से सवाल किया गया कि संबंधित अनुशंसाओं पर किसने दस्तखत किए, तब अधिकारियों का जवाब था कि मिलॉर्ड, हमें नहीं मालूम, दस्तखत तो किसी ने प्रिंट किए थे। जब बेंच की तरफ से सख्त सवाल किए गए तब ये बात सामने आई कि कुछ मामलों में नियुक्ति अनुशंसा काउंसलिंग से भी पहले दे दी गई थी। तो नित नए खुलासों से आज जाकर के हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दे दी। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार क्या कर रही थी? सरकार सिंगल बेंच के फैसले पर डिवीजन बेंच से आदेश लेने पहुंच गई, लेकिन डिवीजन बेंच ने जांच नहीं रोकी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पैनल बना दिया गया। इस पैनल ने मई 2022 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश की थी वो वैध है, वैलिड है, लीगल है और एजेंसी अपना काम करे। वही जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जिन्होंने अभी हाल ही में जज का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब वो पश्चिम बंगाल के तामलुक से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार भी हैं इसी बार। खैर, 2022 में सीबीआई जांच शुरू हुई और इसकी जद में आए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र बताए जाने वाले पार्थ चैटर्जी, जो उस समय राज्य में शिक्षा मंत्री थे और जब सीबीआई जांच में उनका नाम आया तब वो उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी थे। यहां तक आते आते पश्चिम बंगाल सरकार ये समझने लगी थी कि मामला अब दबेगा नहीं, तो शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी साउथ आकाश माघरिया के फोन से प्रदर्शनकारियों से बात की। कहा कि आंदोलन वापस ले लें, लेकिन आंदोलन जारी रहा। 6 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया कि एसएससी के तहत असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्तियां निकाली जाएंगी। कुछ घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु ने बयान दिया कि सूबे में 5261 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों का सृजन होगा और ये पद उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने 2016 वाली परीक्षा पास की थी। 22 जुलाई को इस मामले में एंट्री होती है ईडी की। नाम तो सुना ही होगा। एजेंसी दक्षिण कोलकाता में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंचती है, छापा मारती है। 2000 और 500 के नोटों के बंडल निकलते हैं। ईडी ने कहा कि करीब 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है और इसका संबंध एसएससी घोटाले से हो सकता है। इधर ईडी का ये दावा था, उधर वो तस्वीरें वायरल हो गई जिनमें अर्पिता मुखर्जी नजर आ रही थी ममता बनर्जी और पार्थ चैटर्जी के साथ। कड़ी से कड़ी जोड़ी जाने लगी। दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी, सूबे के तत्कालीन शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य के यहां भी छापे पड़े। जब पार्थ शिक्षा मंत्री थे तब पीके बंदोपाध्याय उनके ओएसडी हुआ करते थे और सुकांत आचार्य जी निजी सचिव, इन दोनों के यहां भी छापे पड़े। 23 जुलाई को पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हो गए, वो अभी भी जेल में ही हैं। इसी साल फरवरी में ईडी ने पार्थ चैटर्जी और अन्य आरोपियों से जुड़े 7 ठिकानों पर छापे मारे। 5 अप्रैल को शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। सिन्हा 2016 में WBSSC के सलाहकार थे। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नियुक्ति में गड़बड़ी तो हुई है और इसी वजह से नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा गया है ताकि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये पता लगाया जा सके। 15 दिन के भीतर नई नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस पूरे मामले पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी सुनते चलते हैं। एसएससी का जो वर्डिक्ट आया है
वो अनफॉर्चुनेट है। हम लोग उसको चैलेंज कर रहा है और हमारा जो एसएससी और कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उसका लीगल जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। देखिए, कुछ तो गलत था, कुछ लोग गलत काम किया था। सीएम मैडम ने क्लियर कट बोल दिया था, जिसमें गलत है वो छोड़ के जिसका हक है नौकरी उसको वो हक मिलना चाहिए। तो ऐसे ही काम कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आज जो कोर्ट का फैसला है वो इनजस्टिस है। अगर किसी का ऊपर सीबीआई चल रहा है, जिस अपॉइंटमेंट्स को ऊपर सीबीआई चल रहा है वो पेंडिंग हो सकता है, लेकिन जिसका ऊपर कुछ भी नहीं है, करीब 19,000 कैंडिडेट्स, उसका अपॉइंटमेंट के ऊपर दरवाजा बंद कर दिया गया, ये कैसा हो सकता है? ये नहीं, वो इनजस्टिस है, पूरा इनजस्टिस है। Mamata is a highly corrupted chief minister, and it is our misfortune that we have selected this lady some years ago in the Vidhan Sabha election, in the assembly election. She is the mastermind, and her very close relative, who is a very corrupt person, a boy of a youngster, he is also in this conspiracy. They have deprived not only the Hindus but also the Muslims. ममता बनर्जी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं देश के। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद भी बीजेपी के रथ को उन्होंने अपने राज्य में रोका है। उनके समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी बताते हैं, लेकिन उन्हीं ममता बनर्जी के राज्य में उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। भ्रष्टाचार भले ही कुछ सफेद पोशों, कुछ अधिकारियों, कुछ अभ्यर्थियों ने किया हो, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। और इस स्कैम में कई हजार घुन, 24,000 घुन गेहूं के साथ पिस रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षकों ने रिश्वत दी होगी। ईडी, सीबीआई की विश्वसनीयता पर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती हैं। उनका हक भी है विपक्ष की नेता होने के नाते। एजेंसी के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में हमले की घटनाएं भी बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी न्यायपालिका के इस फैसले के बाद प्रदेश के युवाओं को क्या भरोसा दिलाएंगी? क्या भरोसा दिलाएंगी वो 24,000 शिक्षकों को जो अब अपनी बरसों की तनख्वाह सूद समेत लौटाने के लिए अपना आना पाई जोड़ेंगे? ममता बनर्जी क्या भरोसा उन्हें दिलाएंगी? बड़ी खबर यहीं तक, अब चलते हैं सुर्खियों पर। सिंगापुर के बाद अब हांगकांग ने भी भारत के 2 मशहूर मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर बैन लगा दिया है। आरोप है कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिला हुआ है, जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। पिछले हफ्ते सिंगापुर ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला को अपने यहाँ बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया था। हांगकांग सरकार के एक विभाग द सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने भारतीय मसालों पर एक रूटीन सर्वे किया था। 5 अप्रैल को उन्होंने सर्वे में भारतीय ब्रांड एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड मिलने की बात कही थी। अब सीएफएस ने इन मसालों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बताया है कि इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है जो खतरनाक है। सिंगापुर वाले आदेश में भी एवरेस्ट के फिश करी मसाले में भी कीटनाशक मिले होने की बात कही गई है। बताया गया है कि कंपनी के मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। कैंसर पर रिसर्च करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस कीटनाशक को कैंसर जनक पदार्थों की श्रेणी में रखा है। इस पूरे मसले पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि अभी तक एवरेस्ट या एमडीएच की ओर से इस पर कोई बयान, कोई सफाई, उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया है। आरोप गंभीर हैं तो उनके जवाब का इंतजार भी रहेगा। अगली सुर्खी, लोकसभा चुनाव का मुकाबला अब सिर्फ 542 सीटों पर है। अभी नतीजे आए भी नहीं और बीजेपी एक सीट पर, जहां अभी वोट भी नहीं हुए हैं, ऑलरेडी जीत गई है। वो सीट है गुजरात की सूरत लोकसभा। यहां तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया है और उन्हें सूरत से सांसद चुन लिया गया है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनके 3 प्रस्तावकों ने एक हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने कुंभानी के नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसी के बाद मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। इससे पहले जिला चुनाव अधिकारी यानी डीईओ सौरभ परधी ने 21 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र रद्द होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि कुंभानी के
तीनों प्रस्तावक उनके सामने पेश नहीं हुए थे। इधर जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है, बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने ट्विटर पर यानी एक्स पर लिखा कि सूरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला कमल समर्पित किया है। कांग्रेस नेता बाबू मांगुकिया ने आरोप लगाया है कि तीनों प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है, उन्हें अगवा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कहा कि चुनाव अधिकारी को यह नहीं जांचना चाहिए कि हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं, बल्कि प्रस्तावकों के अपहरण की जांच करनी चाहिए। इससे पहले कम से कम 34 प्रत्याशी अलग अलग लोकसभा चुनाव में निर्विरोध जीत चुके हैं भारत के इतिहास में। मुकेश दलाल से पहले ऐसा हालिया उदाहरण समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव का भी है, जिन्होंने 2012 में कन्नौज से लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीता था। ये सीट अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। 2 निर्दलीय थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन कर ही नहीं सके। 1957 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 7 कैंडिडेट निर्विरोध जीते थे। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की बाकी अपडेट्स का समय। समाजवादी पार्टी ने 2 और सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। बलिया से सनातन पांडे और कन्नौज से तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट से जीत हासिल की थी, फिर उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, तो यहाँ हुए थे उपचुनाव में सपा ने उतारा था तेज प्रताप को और वो जीते भी थे। अब एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया है, उन्हें टिकट दिया है, लेकिन इस बार कन्नौज से। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के दामाद हैं। इसके अलावा सपा ने बलिया से उतारा है सनातन पांडे को। 2019 में वो सपा के टिकट पर लड़े थे, लेकिन भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त से हार गए थे। एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इस बार उनके सामने हैं भाजपा से नीरज शेखर और बसपा से लल्लन सिंह यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि देश के मठ मंदिरों पर कांग्रेस की नजर है। मनमोहन सिंह की बात याद करो, उन्होंने कहा था कि संसाधन पर, रिसोर्सेज पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये बात अमित शाह ने कही। साथ ही ये भी कहा कि हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। क्यों मिलने का समय मांगा है? ताकि वो प्रधानमंत्री को कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझा सकें। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे मैनिफेस्टो को सही से समझ नहीं पाए हैं, उनसे मिलकर उन्हें मैनिफेस्टो समझाना है, इसलिए उनसे समय मांगेंगे। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में 17 शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैनिफेस्टो की प्रतियां हमारे पार्टी नेताओं और लोकसभा उम्मीदवारों की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी चुनाव आयोग में 1 लाख लोगों के दस्तखत कराकर एक याचिका भी दायर करेगी। कांग्रेस ने ये सारी बातें प्रधानमंत्री के जो हालिया बयान रहे हैं अलग अलग रैलियों में, उनके रेफरेंस में कही। अब आज का चुनावी किस्सा, जिसमें बात करेंगे एक अभियान की जो पूरी पार्टी की चुनावी साख पर बट्टा लगा गया था। बात 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले की है। कांग्रेस ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया, लोगों को ये बताने का कि लड़कियों की शादी 23 साल और लड़कों की 27 साल के बाद ही करें। यही वो समय था जब कांग्रेस का नसबंदी पर जोर था और इमरजेंसी के जख्म भी अभी हरे थे। ऐसे में सरकार का ये जागरूकता अभियान जनता को और क्षुब्ध कर गया। लोगों को ये लगा कि अब सरकार हमें ये बताएगी कि कब शादी करें। सभी फैक्टर्स मिलाकर नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की थी और फिर से सरकार बनाई थी, लेकिन परिवार नियोजन पर कांग्रेस की पुरानी नीतियां आज तक अलग अलग कारणों से चर्चा में रहती हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।